Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Okay. So लास्ट लेक्चर में हमने जो रिकॉलिंग किया हुआ था, यानी कि डाया, पैरा एंड फेरामैग्नेटिक का एक ये जो टेबल्स था, ओके, वो देखा था. क्लियर है सभी को ये? Yes, sir. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर. दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म्स एंड मैटर. ओके, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डायमैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी सीखेंगे. प्रॉपर्टी के बाद यदि थोड़ा टाइम तो वैसे बचे क्योंकि वैसे आज 2 लेक्चर्स होते हैं. ओके, एक काम करते हैं, हम उसको खींच लूंगा मैं लेक्चर को. जेडब्ल्यू का आज लेक्चर शायद ले नहीं पाऊंगा जस्ट बिकॉज गुजकेट की जो एग्जाम है, ओके, थोड़े दिन पहले, तो मुझे वो ओल्ड 12th की बैच के आज लेक्चर, यानी कि अभी थोड़े लेक्चर सेट करने हुए, तो थोड़े दिन के लिए थोड़ी वो प्रॉब्लम है. सो आज पूरा एक पेपर उन लोगों को सोल्व करवाना है, तो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का लेक्चर उन लोगों का रखना पड़ेगा. तो सो दैट्स व्हाई आज का मैं गुजसेट का जो एमसीक्यू का लेक्चर था वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ. ओके, वो नेक्स्ट टाइम कभी भी हम ले लेंगे. क्लियर है सभी को? ओके सर. ओके, तो आपका आज एक सिंगल लेक्चर रखता हूँ. उन लोगों का मुझे 2-3 घंटे का लेक्चर लेना है ओल्ड बैच का, इसलिए. ओके, थोड़ा सा सो स्टार्ट करते हैं. डायमैग्नेटिक मटेरियल. ओके, लास्ट टाइम हमने सीखा था डायमैग्नेटिक मटेरियल में आप क्या सीखे थे? बोलो, तो बोल सकता है किसको हम डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं? देखो, 3 टाइप के मटेरियल है. डाया, माइंड में एक पिक्चर क्लियर कर लो कि डाया जो है ना, वो जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सोलेनोइड है समझ लो. उस सोलेनोइड के अंदर में इस टाइप का कुछ सोलेनोइड होता है. अब उसके अंदर मैं मटेरियल एक रख रहा हूँ. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल. अब 2 चीज होगी. एक्सटर्नल फील्ड के अंदर यदि कोई मटेरियल में रख रहा हूँ और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा हूँ, तो वो मैग्नेट या तो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट बनेगा या नहीं बनेगा. तो ये 2 ऐसे ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेट बन जाते हैं, और ये जो है वो उसका रिपल्सन यानी कि ऑपोज कर रहा है, यानी कि ये ऑपोजिट नेचर का है. समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नेट नहीं बन पाएगा, यानी कि वो क्या कर रहा है? ऑपोज कर रहा है. मैग्नेट बनने से उसका ऑपोज कर रहा है. क्यों, उसका हम डिटेल में बात कर ले, लेकिन पहले ऊपर चले, कॉन्सेप्ट समझ लो. नाउ दोनों पैरा एंड फेरा में क्या डिफरेंट है? क्योंकि जनरली क्या पता है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी याद रख लेते, रट्टा मार लेते, लर्न कर देते, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं होता कि डाया, पैरा एंड फेरा में डिफरेंट एक्चुअली क्या है. ये जो है उसका ऑपोज कर रहा है, यानी कि मैग्नेट बनने का ऑपोज कर रहा है. यदि कोई मटेरियल मैग्नेट नहीं है लेकिन मटेरियल को मैं रख रहा हूं, तो मैग्नेट नहीं बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेट जैसी होगी नहीं. लेकिन पैरामैग्नेट को ऐसे अंदर रखूंगा तो वो मैग्नेट बनने का नाटक करेगा. यानी कि क्या होगा कि जब तक मैं यहां से करंट पास कर रहा हूं तब तक वो टेम्पररी मैग्नेट बनेगा, लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आप देख सकते हो ससेप्टेबिलिटी उसकी कितनी होती है, मैंने एक चीज बताई थी, नियर अबाउट 1 से भी कम होती है. पॉजिटिव एंड 0 से 1 के बीच की, यानी कि बहुत कम हुई. इसकी तो समझ लो 1000 जितनी होती है. तो देख सकते हो उसके मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी कितनी है, 0 पॉइंट, समझ लो रैंडमली अभी वैल्यू ले तो 0.05 या 0.5 ले लेते हैं, क्योंकि 1 से कम है.
0.5 है और इसकी 1000, तो कौन ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बन पाएगा? तो फेरोमैग्नेट। अब होगा क्या कि समझ लो उस मैग्नेट, अब मैं चलो एक काम करते हैं, डिटेल में ही सीख लेते हैं। ओके, खाली इतना समझ में आ गया कि ये एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, ये वीक मैग्नेट बनेगा, और ये मैग्नेट बनेगा नहीं। कंसेप्ट ये क्लियर है सभी का? पक्का ना? ओके, चलो अब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। मैग्नेट, डायमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि हम एग्जांपल फॉर ये सारे एग्जांपल है, कॉपर, सिल्वर, नाइट्रोजन, वाटर, बिस्मथ, ये सारे एग्जांपल है डायमैग्नेटिक मटेरियल के। अब उसका इसका मेन एक्चुअली क्या है, गोल क्या है? गोल्ड भी एग्जांपल है उसका। कि भाई प्रॉब्लम ये होता है, जैसे हम लास्ट टाइम एक लास्ट लेक्चर में एक चीज सीखी थी कि काफी सारे ऐसे मटेरियल होते हैं उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, पता है सभी को? कोई वो एसपी वाला समझाया था ना मैंने, नाइट्रोजन का, जैसे सब कुछ। तो काफी सारे सोडियम का एग्जांपल लेके इस पे, तो इसमें डाइपोल जनरेट हुआ था काफी सारे ऐसे होंगे इसमें एक दूसरे के ऑपोजिट वैल्यू की वजह से डाइपोल जनरेट नहीं होता था। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसके अंदर ये टाइप का डाइपोल नहीं होता। मैं सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। क्लियर? डायमैग्नेट के अंदर Yes, कोई sir. टाइप का मैग्नेट नहीं होता। अब मैग्नेट नहीं होता, इसलिए उसको यदि मैं एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखूंगा तो वो अट्रैक्ट होगा कि रिपल होगा? रिपल। यदि मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर से रिपल होगा। क्लियर है सभी को? मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो वो क्या होगा, रिपल होगा। एक्चुअली होगा कैसे, कि समझ लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, अब यदि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड में पास करूं तो फील्ड लाइन ऐसे पास हो जाएगी, उसके अंदर से नहीं। यानी कि उसका क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, तो ही फील्ड लाइन उसमें से नहीं पास हो पाएगी ना। समझ में आ रहा है सभी को? अब फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे पास, उसमें उसके से अंदर से नहीं पास होगी, जिसकी वजह से वो मैग्नेट बन पाएगा नहीं। थर्ड, तो ये जो ऊपर देख सकते हो ये सारी वैल्यू, उसमें से लिखना है कि -1 से 0, यानी कि ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, नेगेटिव एंड स्मॉल। लेस देन 1 भी लिख सकते हैं, लेस देन 1। बोलो क्लियर है? सॉरी, लेस देन 1 नहीं, लेस देन 0, नेगेटिव है ना। क्लियर है? यस सर। ओके, म्यू आर की वैल्यू बोलो। ये सारा तो मैंने लास्ट टाइम समझाया दिया था, इसलिए थोड़ा टाइम बचा था, इसलिए आज तो आपका वन टाइप ऑफ रिकॉलिंग लेक्चर जैसा ही हो जाएगा डायमैग्नेट के अंदर, यानी कि ये वैल्यू के अंदर। तो म्यू आर की वैल्यू कितनी होती थी बोलो? एक चीज मैंने समझाई थी, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1, याद प्लस करो, का एम प्लस एक्स 1 प्लस म्यू आर, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, 1 प्लस काई एम इज इक्वल टू म्यू आर था, राइट? अब कायम की वैल्यू, ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। बोलो क्लियर है? ये भी मैंने समझाया था लास्ट टाइम, याद हो तो। ओके, म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस देन होगी। नाउ ये तो थी यूनिफॉर्म फील्ड। यदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखूं मैं, यदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखूंगा ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या होगा, एक्चुअली जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, वहां से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड तक जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड समझ लो यहाँ है और वीक फील्ड यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव होगा बोलो, स्ट्रॉन्ग से लेके वीक। यदि मेरे पास कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, यहाँ स्ट्रॉन्ग है और यहाँ वीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकती है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट को मैंने रखा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव होगा बोलो, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। तो सारी प्रॉपर्टी क्लियर है? ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव होगा, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। किसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म
फील्ड के अंदर। एक एग्जांपल लिख दो, 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन, 6 प्रॉपर्टी याद रख लो, इनफ है। आपको समझाने में ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा लाइन भर जाएगी इसके अंदर। बोलो फिर से क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या था, आप मेरे साथ बता सकते हो, याद रखने का ट्राई करो आज का टॉपिक, आज के लेक्चर में। फर्स्ट क्या था, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 जीरो। 0 मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, इसके अंदर से पास करोगे तो रिपल। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव एंड स्मॉल होगी। small अब ये वैल्यूज नेगेटिव है, ससेप्टिबिलिटी ये वैल्यू नेगेटिव, तो 1 में से कोई वैल्यू माइनस होगी तो म्यू आर की वैल्यू 1 से लेस देन छोटी होगी। छोटी होगी, लेस देन 1। और ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखोगे तो कहां से कहां पास होगा वो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग से वीक क्लियर। डायमैग्नेटिक। अब वही चीज पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। अब पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी थोड़ा अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि डाइपोल मोमेंट होता है। उसका जो डाइपोल है थोड़ा थोड़ा डाइपोल, ज्यादा नहीं होते, कम डाइपोल होगी लेकिन होते, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट उसका 0 होता नहीं है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उसके एग्जांपल की यदि बात करें हम, तो उसके एग्जांपल के अंदर एल्यूमिनियम है, सोडियम है, जो अभी मैंने लास्ट टाइम समझाया था, जिसके अंदर एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते, एक दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते, ये सारे एग्जाम्पल। O2 है, ये सारे एलिमेंट्स के अंदर, मैटर्स के अंदर क्या होता है। देखो सोडियम की बात करें तो एक डाइपोल मोमेंट बचता था एक एटॉम्स के अंदर। एल्यूमिनियम की बात करें तो 3 डाइपोल बचते एक एटॉम्स के अंदर। तो ऐसे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो 0 होती नहीं, यानी कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट मिलती है। अब उस मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से एक्चुअली क्या होगा, अब होगा क्या, समझ लो। इस ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। ऊपर तो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उसके अंदर कोई डाइपोल थे ही नहीं। अब यहाँ क्या है, ऑलरेडी कुछ डाइपोल है। पहले जो डाइपोल रेंडमली मूव कर रहे थे ऐसे, बिफोर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड लगाऊंगा, डाइपोल मोमेंट कहाँ हो गया, बोलो, बता सकते हो क्या होगा उसका। ये डाइपोल कहाँ अलाइन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसे हो जाएंगे सारे। इसका मीनिंग ऐसा ही हो, मैंने खाली ड्रॉ ऐसा किया हो, बाकी ये दोनों एक ही चीज, एरो करो या ऐसे डाइपोल बताओ, एक ही चीज है। अभी एरो इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आप इजिली ड्रॉ करने में कम टाइम लगे। सारे डाइपोल जनरली, सारे नहीं होते, एक दो तो ऐसे हो जाते, लेकिन जनरली उसका जो मुंह है ना, यानी कि उसका फेस, वो कुछ फील्ड की डायरेक्शन में एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता, समझ सकते हो ऐसे। हेलो, पहले रैंडम मूवमेंट कर रहा था, नेट मूवमेंट फिर भी था, भले रैंडम मूवमेंट कर रहा था, नेट मूवमेंट तो भी था लेकिन बहुत कम था। अब जैसे उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो सारे डाइपोल क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो एक टॉपिक इसमें लिख सकता हूँ, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं है इसके अंदर, पैरामैग्नेटिक के अंदर। एग्जाम्पल में लिख सकते हो एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन। दूसरे एक एग्जाम्पल लिख सकते हम कि जैसे ही मैं एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखूंगा उसको, ये जो मैग्नेटिक है मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंडर में उसके जो डाइपोल होंगे, डाइपोल वो क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी, किसकी तरफ, अलाइन टू एक्सटर्नल फील्ड। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हेलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, पहले Yes, रैंडम sir. मूव कर रहे थे, अब अलाइन Yes, हो sir. जाएंगे। दूसरा, अब 2-3 Yes, टॉपिक sir. तो ये ब्रैकेट में से लिख लो, ये ब्रैकेट था उसके अंदर से, तो ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर कायम की वैल्यू, मैंने एक चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में, इसमें ब्रैकेट में थोड़ी अलग वैल्यू दी है, लेकिन मैंने एक बताया था कायम की वैल्यू इसमें क्या होती है पैरामैग्नेटिक में, बोलो चलो, पॉजिटिव। ओके, देखो डायमैग्नेट के अंदर क्या होगी, कायम नेगेटिव, पैरा के अंदर क्या होगी, कायम पॉजिटिव, लेकिन स्मॉल, इसमें भी स्मॉल वैल्यू होगी। और फेरो के अंदर पॉजिटिव होगी, लेकिन क्या कैसी होगी, लार्जर। बोलो ये क्लियर है, इतना याद रख लो। एक मिनट, देखो तो फुल स्क्रीन आ गई।
हेलो, यस सर। बोलो ये Yes. क्लियर Yes. है? ये क्लियर है ना? डाया पैरा फेरा के अंदर कायम की वैल्यू, इसके अंदर नेगेटिव, इसके अंदर पॉजिटिव, लेकिन स्मॉल, लाइक एग्जांपल फॉर 1 से भी स्मॉल, लेस देन 1, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 1000। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? कायम की वैल्यू पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या कैसी होती थी बताओ? पॉजिटिव और स्मॉल। अब स्मॉल है ससेप्टिबिलिटी, यानी कि एबिलिटी टू बिकम द मैग्नेट, तो मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइजेशन कितना होता है मटेरियल के अंदर, उसकी वैल्यू दिखाता है कायम ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ वैल्यू स्मॉल है, इसका मीनिंग ये मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज नहीं होगा। राइट, समझ में आ रहा है सभी को? तो वैल्यू पॉजिटिव एंड स्मॉल है कायम की वैल्यू, तो यानी कि इतना ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। नाउ दूसरा, कायम की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट, तो म्यू आर की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। 1 प्लस कायम था फॉर्मूला, ये वैल्यू समझ लो 0.5 है पॉजिटिव, तो 1 के अंदर अब कुछ ऐड होगा, 1 के अंदर कुछ ऐड होगा, यानी कि वैल्यू क्या होगी? स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगी। स्लाइटली वर्ड यूज करना, ध्यान रखना। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? म्यू आर। यस सर। अब उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? अब उसमें से जब मैंने, यानी कि पहले तो हम फील्ड लाइन पास करें इसके अंदर से, तो फर्स्ट केस में क्या होता था? पैरामैग्नेट के अंदर, सॉरी डाई मैग्नेट के अंदर ऐसे हो जाता था, सॉरी इसके अंदर, डायमैग्नेट के अंदर। अब पैरामैग्नेट के अंदर क्या होगा? ये जो फील्ड लाइन है उसमें से पास हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी, और पास होने के बाद भी ये अट्रैक्ट भी होगी। यहाँ क्या होगी? उसका अट्रैक्शन होगा। यानी कि ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में लिख सकते हैं भाई, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर यदि उस ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं तो वो क्या होगा? बोलो, अट्रैक्ट होगा। कहाँ अट्रैक्ट होगा? वो कहाँ अट्रैक्ट होगा? अब फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि वीक से स्ट्रॉन्ग तरफ अट्रैक्ट होगा, और वो वीक से स्ट्रॉन्ग तरफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मूव होगा। बोलो क्लियर है? इसको यदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखो, ये समझ लो ऐसे है ऑब्जेक्ट, ये वीक है ऑब्जेक्ट, यहाँ है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ अट्रैक्ट, क्योंकि वो मैग्नेट जैसा बनने का बिहेव कर रहा है। मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्ट होने की। जनरली मैग्नेट यानी कि कोई भी चीज के साथ अट्रैक्शन, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव होगा? वीक से स्ट्रॉन्ग की। ऊपर वाले केस में क्या था? बोलो, स्ट्रॉन्ग से वीक तरफ मूव हो रहा था। सारे टॉपिक को एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मुझे पता है कि आपको अभी अलग अलग है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको बाद में एक साथ सारे प्रॉपर्टी कंपैरिजन से याद रखा दूंगा। बोलो ये क्लियर है? यस सर। अब थोड़ी एक्स्ट्रा चीज पैरामैग्नेट के अंदर देख लेते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर एंड सैचुरेशन। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है जो आपको समझनी है अभी। है क्या वो पहले समझ लो कि भाई मैग्नेट को, सॉरी ये जो डाइपोल है वो कुछ ऐसे होते थे, हो तो गए अलाइन लेकिन कुछ ऐसे हुए। अब मैं क्या करूंगा आपको बताओ, तो कोई मैग्नेट को उस मैग्नेट की प्रॉपर्टी निकाल देनी है, डिस्ट्रॉय कर दे, तो हम क्या करते थे पता है? आपके पास मैग्नेट है, उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल देनी। टेम्परेचर इंक्रीज करी ना यस 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 यस, टेम्परेचर इंक्रीज करके हम मैग्नेटाइजेशन क्या कर सकते हैं? कम कर सकते। तो यहाँ ऐसा उल्टा नहीं हो सकता, टेम्परेचर कम करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते। तो अब मैं क्या करूंगा? टेम्परेचर को कम करता जाऊंगा, टेम्परेचर को कम करता जाऊंगा। मैंने एक तो ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड तो दी ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो ऑलरेडी वो अलाइन हो चुके थे, लेकिन अब थोड़े से थर्मल टेम्परेचर की वजह से वो जो अलाइनमेंट था वो एग्जैक्ट पैरेलल नहीं था। अब मैं क्या करूंगा? उसका जो थर्मल टेम्परेचर का अपोज करने के लिए मैं थोड़ा टेम्परेचर कम कर दूंगा, जिसकी वजह से ये जो अलाइनमेंट है वो कुछ प्रॉपरली ऐसे हो जाएंगे सारे, एग्जैक्टली। बोलो क्लियर है? पक्का? तो टेम्परेचर कम करने से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या चेंज हुआ? तो अलाइनमेंट, सारे डाइपोल्स थे, ऑल डाइपोल्स क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली अलाइन हो जाएंगे। वो अभी ऊपर अलाइन हुए थे लेकिन क्या हुआ था? ऐसे अलाइन हुए थे।
डायरेक्शन में अलाइन, लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं थे सारे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा तो उसके जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर कोई एक भी डाइपोल ऐसा नहीं बचेगा जो पैरेलल नहीं होगा, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम, जैसे टेम्परेचर पहले एक ऐसा अलग अलग था, समझ लो, लाइक एग्जांपल 4 में ऐसा बताओ, तो टेम्परेचर कम किया तो पहले समझ लो कि ये अलाइन हुआ, और तो ये अलाइन हुआ, और किया तो ये हुआ अलाइन। तो धीरे 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 एक टाइम आएगा, उस टाइम पे सारे डाइपोल एक साथ एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। उस कंडीशन को, यानी कि ये अब प्रॉपर मैग्नेट बन गया। अब उसके अंदर इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी उतने मैग्नेटिज्म आ गया। अब यदि आप टेम्परेचर कम करोगे तो कोई चेंजेस होगा नहीं। तो वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि वैसे तो मैक्सिमम नहीं बोल सकते, मिनिमम टेम्परेचर, वो जो मिनिमम टेम्परेचर पे ये जो यानी कि डाइपोल जो है वो 100% अलाइन हो गए। उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्यूरीज टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, क्यूरीज टेम्परेचर। और सिचुएशंस को, यानी कि जब 100% डाइपोल अलाइन हो जाते हैं उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक सैचुरेशन। मैग्नेटिक सैचुरेशन, बोलो क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। या फिर सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते हो उसको, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले क्या था, डाइपोल ऐसे थे, पहले हमने फील्ड के अंदर ही रखे थे, लेकिन डाइपोल फिर भी एग्जैक्टली ऐसे नहीं थे जो फील्ड की डायरेक्ट, पहले तो कुछ ऐसे थे, रैंडम थे। अब फील्ड के अंदर रखे, जैसे मैंने फील्ड पास की तो कुछ इस हिसाब से हो जाएंगे। अब मैं धीरे धीरे टेम्परेचर कम करता जाऊंगा तो कुछ इस हिसाब से हो जाएंगे। तो अब एक लेवल आएगा, एक टेम्परेचर की लिमिट आएगी, जो वो टेम्परेचर पे अब सारे डाइपोल 100% अलाइन हो गए। अब अलाइन होने के बाद अब उसके अंदर से मैग्नेटाइज्म बढ़ा नहीं सकते, यानी कि उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्यूरीज टेम्परेचर। और ये जो प्रोसेस हुई इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम सैचुरेशन, यानी कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। यदि इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। यस सर। अब जब सैचुरेशन होगा तब कायम की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, म्यू आर की वैल्यू मैक्सिमम, सारी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। बोलो क्लियर है ना? एक फॉर्मूला याद रखना है, मैग्नेटाइजेशन का। ओके, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू CB/T। ओके, CB/T। अभी बाद में जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो ये सारे फॉर्मूला यूज हो गए उसमें कहीं कहीं, तो वो खास ध्यान रखिएगा। C यानी कि क्यूरीज कांस्टेंट, वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया होगा, सॉरी बुक्स एग्जाम के अंदर दिया होगा, क्यूरीज टेम्परेचर। B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, पता ही है ना? T यानी कि टेम्परेचर। दूसरा एक फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बन रहा था, ससेप्टिबिलिटी का, मैक्सिमम ससेप्टिबिलिटी नहीं, ससेप्टिबिलिटी, जनरल ससेप्टिबिलिटी। ये 2-3 फॉर्मूला आप याद रखने का ट्राई करना। बोलो क्लियर है? ये 2 फॉर्मूला है खाली, डेरिवेशन कहीं कुछ नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, कहीं डेरिवेशन नहीं है उसका, फॉर्मूला खाली याद रख लो। C यानी कि क्यूरीज कांस्टेंट, T टेम्परेचर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आई थी और यहाँ परमिएबिलिटी आएगी, तो यहाँ मैग्नेटाइजेशन था तो यहाँ ससेप्टिबिलिटी आएगी। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। फॉर्मूला याद रखना है। ओके, कैसे आया उससे हमें नहीं पढ़ना इस चैप्टर के अंदर, याद रख लो खाली ये फॉर्मूला। चलो, तो पैरामैग्नेटिज्म में कोई डाउट किसी को? कॉन्सेप्ट समझ में आया? पैरामैग्नेटाइजेशन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, पता है किसी को? अट्रैक्टेड होते हैं। यस, फेरोमैग्नेटिक यानी कि जैसे मैंने उसको मैग्नेट, अब क्या होगा ऊपर वाले केस में, पैरामैग्नेट के अंदर क्या था, देखो अब धीरे धीरे मैं साथ में ले जा रहा हूँ। डायमैग्नेट में तो क्या था, अंदर कुछ मैग्नेट थे ही नहीं। अब मैग्नेट ही नहीं है तो फील्ड कहाँ से, क्या काम करे, कोई काम नहीं कर पाएगी, फील्ड का कोई भी यूजेस नहीं है। अब पैरामैग्नेट के अंदर क्या था, डाइपोल थे लेकिन वो अलाइन नहीं थे, तब उसके अंदर डाइपोल को अलाइन करने के लिए क्या किया हमने, एक तो फील्ड दी। अब फील्ड से जितने हो रहे थे उतने हो गए अलाइनमेंट, और टेम्परेचर कम कर दिया।
तो और सारे डाइपोल मोमेंट क्या हो गए, प्रॉपर अलाइन हो गए, डाइपोल सॉरी। अब पैरामैग्नेट के अंदर और फेरामैग्नेट में क्या डिफरेंट, वैसे देखने बैठो तो पैरा एंड फेरा की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम जैसी है सारे, थोड़े से वैल्यू के अंदर डिफरेंट होगा और थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। ये सब कुछ जो भी मैंने समझा है ना फेरामैग्नेट में आपको लिख सकते हो। पहले डाइपोल नहीं होते, यानी डाइपोल होते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में लगाने के बाद अलाइन हो जाते हैं फील्ड की डायरेक्शन में, बाद में टेम्परेचर कम करने से वो और अलाइन हो जाएगी, वो प्रॉपरली पैरेलल हो जाएगी। ये तो है ही प्रो, इतना तो दोनों केस में सेम ही है। अब इसके अंदर और इसके अंदर चेंज क्या है, डिफरेंट क्या है, वो मैं समझाता हूँ बच्चों। अब क्या होगा, जैसे ही इस फील्ड को आप हटा दोगे तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएंगे, जैसे थे वैसे। अब समझ में आया, समझ में आ रहा है? यानी कि ये समझ लो कॉमर्स का क्लास है और ये साइंस का क्लास है, और साइंस का ए क्लास जिसके अंदर सारे स्टूडेंट 90+ वाले हैं। अब क्या था, पहले टीचर्स नहीं थे, सारे स्टूडेंट्स वैसे रेंडमली मूव कर रहे थे क्लास के अंदर। जैसे ही टीचर आए तो क्या हुआ, जैसे ही टीचर आए, टीचर यानी कि फील्ड, जैसे ही ये सारे टीचर आए तो सारे सीधे हो जाएंगे। जैसे ही टीचर गए जाएंगे बाहर तो वापिस वही सिचुएशन। बोलो समझ में आया? यस सर। अब देखो, अब आप इसको सोच सकते हो, पहले क्या था, रेंडमली मूवमेंट कर रहे थे, पहले तो थे ही नहीं, लेकिन जनरली इतना ज्यादा रेंडम मोशन नहीं था पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसे, थोड़े थे क्योंकि साइंस में भी थोड़े ऐसे होते हैं ना। अब जैसे टीचर आए तो क्या हुआ, सारे सेम हो जाएंगे, पैरेलल हो गए। थोड़ा टीचर डांटे तो थोड़ा उसको ऐसा सोचा ना ना टीचर ने बोला वो सही किया, वे हम साइंस लेके बैठे तो साइंस जैसा बिहेवियर करना होगा, मेहनत करनी होगी। जैसे टीचर जाएंगे तो थोड़ा कुछ बोल के गए, उसका अपने माइंड के अंदर ले लेंगे और ऐसे ही रहेंगे। यानी कि इसके अंदर इसके अंदर डिफरेंट पता चला पैरा एंड फेरामैग्नेटिक में। गिव मी आंसर, यस और नो? यस सर। पक्का? Yes, sir. कि भाई पैरा के अंदर जैसे मैंने फील्ड को हटा दिया तो मैग्नेट भी हट गया, लेकिन फेरो के अंदर, अब फेरो में भी ऐसा होता है, फील्ड हटाने से मैग्नेट हट जाता है, लेकिन वो बी क्लास वाले जो 80 to 70 आते हैं, और सी इसमें भी कैटेगरी होती है फेरो में। लेकिन हम अभी ए ग्रुप के लिए बात करेंगे कि भाई इसके अंदर जैसे मैंने फील्ड हटाई तो सारे जो थे डाइपोल वो एक साथ अलाइन हो गए, उसको हम स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेट बोलते हैं। बाद में स्ट्रॉन्ग वीक सब कुछ आएगा, अभी खाली इतना समझ लो कि इसके अंदर से जनरली मैग्नेटिक फील्ड सॉरी डाइपोल वो अलाइन रहेंगे, भले वो पहले कैसे भी थे उससे लेना देना नहीं है, जैसे फील्ड के अंदर आए तो रह गए वैसे रह जाएंगे। ऐसे समझ लो आपके पास नाइट ड्रेस का यानी कि ट्राउजर्स होता है, उसके अंदर जो रबर्स होता है, उस रबर को जोर से ऐसा खींच लो 1-2 घंटे के लिए, बाद में क्या होगी, उसकी हालत एज यूजुअल रह जाएगी। तो फेरा में कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड रही थोड़े टाइम के लिए उसको रखूंगा तो वो उसकी प्रॉपर्टी अचीव कर लेगा, और यानी कि वो अपनी खुद का अस्तित्व भूल जाएगी, वो पहले कैसे थे, अब जैसे है वैसे के वैसे रह जाएंगे। बोलो क्लियर? यस सर। तो उसकी प्रॉपर्टी फटाफट से फेरो की प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट तो वैसे मैंने समझा दिया, अब जो प्रॉपर्टी जो एग्जाम ओरिएंटेड लिखनी है वो याद रख लेते। तो फर्स्ट थिंग्स, ये जो मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एक्वायर्ड होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकेगा। बोलो क्लियर है? यस सर। यानी कि उस मैग्नेटिक Yes. फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके पहले वो सब कुछ तो लिखना ही आपको, कौन सा, कि भाई नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं होती, डाइपोल अलाइन हो जाते, ओके, बाद में अलाइन होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते। दूसरा चीज तो आप एग्जाम्पल पहले लिख सकते हो इसके, तो एग्जाम्पल में आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे। एक वर्ड यूज होगा एल्किनो, अल्निको, अल्निको, ओके, लास्ट गुजकेट की एग्जाम में पूछा हुआ था ये, ओके, व्हाट इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अल्निको। तो अल्निको के अंदर एल्यूमिनियम, निकर, जनरली स्टूडेंट यहाँ मार खा के आए, कोबाल्ट खाली लिख लिया, लेकिन कोबाल्ट के साथ कॉपर भी आता है अल्निको के अंदर। बोलो क्लियर है? एमपी कॉन्सेप्ट है एमसीक्यू के लिए। एल्निको के अंदर बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होते हैं मटेरियल, तो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। एल्निको, दिस इज कॉल्ड द बेसिक फेरो आर्टिफिशियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो थोड़ा मिक्सचर है, एलॉय जैसा है कुछ।
ओके, अब वो कहां से कहां मूव होगा, तो वीक से स्ट्रॉन्ग, जैसे ऊपर था वैसे सारी प्रॉपर्टी ऊपर की डाल दो कॉपी पेस्ट करके। एक्स्ट्रा जो था ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव थी, ऊपर भी पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ वैल्यू स्मॉल थी, याद करो पैरामैग्नेट के अंदर ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव थी लेकिन क्या थी, स्मॉल थी, और यहाँ लार्जर वैल्यू आएगी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, नाउ फोर्थ नंबर, म्यू आर की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 1, या फिर ऐसा भी लिख सकते 1000 से ज्यादा। वो 1 से ज्यादा थी ना, ऐसे यहाँ 1000 से ज्यादा कर दो, ऐसे ग्रेटर देन 1000, या फिर मच ग्रेटर देन 1 लिख सकते हो। ओके, आप साइंस के स्टूडेंट, मुझे पता है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकोगे, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो टेबल याद रखना था मेन चीज। तो चलो एग्जांपल लिख लिए, फील्ड भी सेम, अब उसमें थोड़ा नजदीक नजदीक कर देना। फेरोमैग्नेट है ना, उसमें थोड़ा जैसे ऊपर में कैसे अलग अलग थोड़े रखे थे हमने पैरा के अंदर, और डाया तो बाहर निकाल देता था, तो फेरो के अंदर ऐसे एकदम नजदीक नजदीक आ जाएगी फील्ड लाइन। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब एक्स्ट्रा एक चीज समझा रहा हूं जो अभी जनरली टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, वो चीज, वे ऐसा क्यों होता है, फेरा के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ क्या हो रहा है कि वो एज यूजुअल रहता है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई होगा क्या। देखो एक्चुअली जो फेरोमैग्नेट होता है ना, उसमें जो डाइपोल होते हैं ना, जैसे पैरामैग्नेट में अंदर क्या होता है, डाइपोल ऐसे थे, कोई अनग्रुप डाइपोल था, अनग्रुप यानी कि पता चल रहा है ना, रैंडमली भरे हुए थे, यहाँ ग्रुप डाइपोल हो गए। उस ग्रुप को हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? डोमेन। तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो डाइपोल्स थे वो कुछ ग्रुप के अंदर थे, डोमेन के अंदर थे। जैसे ये डोमेन है तो इसके अंदर मेजोरिटी डाइपोल ऐसे चार्ज, इसके अंदर ऐसे थे, इसके अंदर समझ लो ऐसे थे, ये समझ लो ऐसे थे। अब क्या होगा, जैसे मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की इसके अंदर से, जैसे ही मैंने उसके अंदर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की, मैं फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों, तो क्या होगा, ये जो डाइपोल यानी कि जो डोमेन है उस फील्ड की डायरेक्शन में अपने डाइपोल को कर देगा, उसका अस्तित्व रहेगा, बाकी सारे अस्तित्व कम हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, कुछ समझ लो ये सारे डाइपोल कुछ ऐसे हो गए, ये सारे डाइपोल ऐसे हो गए, लेकिन इसके जो डाइपोल थे वो कुछ मचक नहीं दिए, वो ऐसे थोड़ा जड़ जैसे थे। उसके डाइपोल इस फील्ड से कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसका भी कोई चेंजेस नहीं, यानी इसका चेंजेस हुआ, समझ लो ये भी सारे हो गए, या ना सॉरी एक काम करते, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ऐसे कर देते, ये सारे कर देते हैं। अब जो डोमेन उस फील्ड की डायरेक्शन में अपने डोमेन यानी कि जो डोमेन अब फील्ड की डायरेक्शन में अपने जो डाइपोल को चेंज नहीं करेगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा, यानी कि उसका पावर मिट जाएगा। क्या होगा एक्चुअल में बाद में पता है, ऐसा कुछ होगा, ये पूरा का पूरा एक डोमेन बन जाएगा बड़ा सा, और वो सारे डोमेन जिस डायरेक्शन में होंगे, यानी कि उसका फोर्स इस डोमेन के ऊपर लगेगा, और रिजल्टन कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा छोटा सा बच्चा बन जाएगा। यानी कि इसके अंदर से कोई डाइपोल मिलेंगे, ये थोड़ा क्वांटम फिजिक्स है, मुझे पता है जम नहीं होगा, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन है तो थोड़ा समझा देता हूँ, बाद में आपको सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में डिटेल में सिखाऊंगा। तो ऐसा कुछ होगा, सारे डाइपोल एक जैसे, यहाँ के डाइपोल थोड़े से, तो जनरली ये मैग्नेट मेजोरिटी डाइपोल क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं। बोले ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो पता चल रहा है ना, डोमेन के बारे में समझ में आया ना। अभी डोमेन क्या होता है कि भाई ऐसा एक ग्रुप जिसके अंदर सारे डाइपोल जो होते हैं सेम डायरेक्शन में होते हैं, उसको डोमेन बोलते हैं।
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे वो डोमेन का पावर बढ़ेगा, धीरे धीरे वो डोमेन जो है वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ओके, वो डोमेन जो है वो बड़ा होता है। अब इसको डोमेन वॉल बोलते हैं। ये जो बाउंड्री है ना, जैसे पहले ये बाउंड्री थी, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, एक्चुअल में ये एग्जिस्टेंस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, सब इमेजिनरी वॉल, एक ऐसा कुछ इमेजिनरी वॉल होता है वो। तो ये जो है वो इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे पूरा जो बना। और ये लाइन है वॉल, उसको हम बोलेंगे, जो बाउंड्री है उसको हम बोलेंगे डोमेन वॉल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ू फेरोमैग्नेटिक। Yes, sir. तो अब हम क्या करते हैं, सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अच्छे से कंपैरिजन से याद रखने का ट्राई कर रहे हैं। चलो पूरा का पूरा आज का लेक्चर जो भी, यानी कि अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सब कुछ कोई भी झंझट में नहीं पड़ना है। तो ये चीज को आप अप्लाई कर दो। मैंने पीडीएफ में भेजी है, टेंशन मत लो, उसमें मिल जाएगी आपको। ओके, एचसी वर्मा शायद, हाँ एचसी वर्मा एसएल अरोरा के अंदर ये दिया हुआ है। बेस्ट चीज है जो आपको याद रखने में इजीली फटाफट से रिकॉलिंग कर रहे थे, क्या होगा, किसी हिसाब से इफेक्ट होगी वो देख लेते हैं। देखो पहले इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, तो डायमैग्नेटिक के अंदर मैग्नेट की कुछ इफेक्ट होगी नहीं होगी, इसलिए वो क्या हो गया, रिपल्सन हो गए। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से। ये अट्रैक्ट हो गए और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए। बोलो क्लियर कंपैरिजन। ये फेबली अट्रैक्ट, फेबली यानी कि वीकली अट्रैक्ट, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट। अब उसको एक्सटर्नल फील्ड में यदि रखोगे तो क्या होगा, तो ये तो उल्टे चलने वाले थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। वो क्या हो गए, अलाइन हो जाएंगे सारे फील्ड के डायरेक्शन। लेकिन फिएबल, फिएबल यानी कि एग्जैक्टली नहीं, थोड़े से कम। ओके, पूरे के पूरे डाइपोल नहीं हो जाएंगे, थोड़े से कम रहेंगे। चलो नाउ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अब ये मैंने यूनिफॉर्म फील्ड, अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से मूव होगे। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल कहां से कहां मूव होगे, तो स्ट्रॉन्ग से वीक तरफ, पैरामैग्नेटिक वीक से स्ट्रॉन्ग तरफ, और ये भी वीक से स्ट्रॉन्ग। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है कि ये स्लोली होगे और ये क्विकली होगे। बोलो क्लियर है। ये दोनों है Yes. जैसे मटेरियली, लेकिन ये थोड़ा पावरफुल है और ये कम पावरफुल, ये उसका ऑपोजिट नेचर का है। यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, तो अलाइन हो जाएगा फील्ड के अंदर, पैरेलल पैरेलल। ससेप्टिबिलिटी है क्या है, तो ससेप्टिबिलिटी तो मैंने ऊपर जो टेबल थे वही चीज है, तीनों तीन चीज। ओके, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, ऊपर का जो टेबल था ना उसका ही कॉपी कर दिया। ज्यादा तो स्टूडेंट्स ये याद रख लेते ज्यादा, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखते हैं जिससे आप उसका काम चल सकता है। बाकी ससेप्टिबिलिटी जो है इसके अंदर तो ससेप्टिबिलिटी होगी ही नहीं, क्यों, जनरली होगी तो कम नेगेटिव में होगी, इसलिए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। इसमें मैंने चीज बताई थी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा उसकी मैग्नेटाइजेशन कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, देख लो। अब यहाँ एक फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा इसके अंदर। देखो यहाँ इसके अंदर ऐसा दिया हुआ है कि प्रोपोर्शनल, लेकिन ये प्रोपोर्शनल का साइन दूर करके मैंने यहाँ C/T वर्ड यूज किया हुआ है। ओके, याद रख लेना, तो इंटू म्यू नॉट, नोट्स के अंदर जो आपको जनरली न्यूमेरिकल में ज्यादा काम आएगा। अब यहाँ T माइनस टी नॉट क्यू है, सॉरी T माइनस टी सी क्या है, कि ये क्यूरी टेम्परेचर मैक्सिमम इस टीसी वैल्यू तक वो सैचुरेशन होगा, उसके बाद सैचुरेशन होगा नहीं। बाद में जैसे आप उसको अब रिमूव करोगे, तो इसमें तो ऑलरेडी रिमूव करने का कोई मीनिंग ही नहीं था। अब जैसे उसको रिमूव करोगे तो सैचुरेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, देख लो, लॉस्ट हो जाएगा पैरा के अंदर, और फेरा के अंदर रिमूव करने से मैग्नेटाइजेशन है वो रिटेन हो गया, यानी कि एज यूजुअल रहेगा। एज यूजुअल यानी कि पूरा का पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझा रहा हूँ, ये दो चीज। ओके, क्यों, क्योंकि वो हिस्ट्रेसिस कर्व के ऊपर डिपेंडेड है, वो अभी थोड़ा बाकी है टॉपिक।